सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप स्वागत है आप तमाम छात्रों का। आज आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक धन निकास का सिद्धांत आपके सामने लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, एक चार्ट को देख लीजिए। यह एक समझिए कि ढांचा है। अगर इस ढांचा को आप अपने दिमाग में रखते हैं तो मैं समझता हूँ आपको काफ़ी लाभ होगा। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं परिभाषा है, फिर धन निकास किस रूप में हुआ, फिर इस पर विद्वानों का जो अलग अलग मत है धन निकास के बारे में, और दुष्परिणाम धन निकास का भारत पर, भारतीय किसान पर, मजदूरों पर, कुटीर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप इस ढांचा को ज़रूर क्रॉप कर लें और इस ढांचा को दिमाग में बना कर रखें तो मैं समझता हूँ आपको निश्चित रूप से काफ़ी लाभ होगा। तो आइए छात्र, अब हम लोग शुरू करते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं आपको। सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। अब देखिए, धन निकास का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तमाम परीक्षाओं में यह प्रश्न आता रहता है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। इसमें आपको तथ्य, फैक्ट से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न भी याद कराएंगे और जो कंसेप्ट वाला प्रश्न है उसे भी आपको याद कराएंगे। एकदम बिल्कुल ढांचा बनाकर अब आइए, समय बर्बाद नहीं करते हुए, सबसे पहले धन निकास का परिभाषा क्या है। तो धन निकास का परिभाषा कहता है कि वह धन जो भारत से इंग्लैंड जाता था लेकिन बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, उसी धन को कहा गया है धन निकास का सिद्धांत। एक लाइन में याद कर लेना है कि वह धन जो भारत से इंग्लैंड जाता था लेकिन बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, इस सिद्धांत, इस नीति को धन सिद्धांत कहा गया है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीधा प्रश्न आपको आता है परीक्षा में कि भारत से धन निर्गमन या ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रारंभ कब हुआ है। तो प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध के बाद। यह देखिए, मैं एक सुझाव आपको देता हूँ, इसे आप करके देखिए, जो हमारा हजारों छात्रों पर सफल प्रयोग किया गया है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें कोई बात आता है तो उस विषय से जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न है वह आपको रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण प्लासी का युद्ध आ गया, तो प्लासी का युद्ध में आपको याद कर लेना है मन ही मन कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। किसके बीच हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इसको ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि उस समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। उस समय इस युद्ध का अंग्रेज़ों में किसने नेतृत्व किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इस तरह से तो यहाँ हम लोग आते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ आता है कि भारत में धन निकास का प्रारंभ प्लासी युद्ध के बाद हुआ। और अभी हम लोग चर्चा किए 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध हुआ था। एक स्थिति है 1757 के पूर्व का स्थिति और एक स्थिति है 1757 के बाद का स्थिति। तो चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आया था, तो 1757 के पूर्व अंग्रेज जो यहाँ व्यापार करने आए थे तो वह अपने साथ धन, पैसा लेकर भी आते थे और उस धन से वस्तु की खरीद करते थे और उस वस्तु को बेचकर लाभ कमाते थे। चूँकि लाभ बहुत अधिक था, इसलिए अंग्रेज़ों के पास धन पूंजी का निर्माण काफ़ी अधिक हो गया। तो 1757 के बाद अंग्रेज़ों को अब इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं रहा। यही जो उन्होंने धन संचय किया, धन कमाया, उसी धन से, मतलब भारत के धन पूंजी से ही भारतीय वस्तुओं का खरीद बिक्री शुरू हो गया।
तो ये आप अंतर याद रखिएगा कि 1757 के पहले अंग्रेज पैसा लाते थे और सामान खरीद कर बेचते थे, लेकिन 1757 के बाद स्थिति वह नहीं रहा। अब यही कमाया हुआ पैसा से भारत और भारत में ही वस्तुओं को खरीदते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि धन निकास का जानकारी सर्वप्रथम किन्होंने दिया। तो धन निकास का जानकारी सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के लिए 2-3 प्रश्न याद कर लेना है आपको कि ब्रिटिश संसद में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश संसद में जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन या वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। कांग्रेस का अध्यक्षता भी इन्होंने किया था और धन निकास सिद्धांत का जानकारी सर्वप्रथम दिया। और धन निकास का सिद्धांत का जानकारी कब दिया पहली बार? तो 1867 ईस्वी में। और इनका पुस्तक का नाम क्या है? इंग्लैंड डेट टू इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर ही आता रहता है। इंग्लैंड डेट टू इंडिया 1867 दादा भाई नौरोजी का यह जानकारी देने का है। और वह किताब का भी चर्चा आता है जिस किताब में दादा भाई नौरोजी ने इसका जानकारी दिया। तो वह किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बराबर परीक्षा में आप देखिएगा यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब इसके बाद परिभाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया, तमाम प्रश्न कंसेप्ट वाला भी। अब आइए धन निकास किस रूप में, चूँकि आपको परिभाषा में ही बताया गया है कि भारत से धन इंग्लैंड जाता था, तो वह धन किस किस रूप में जाता था, इस तरह से ABCD करके चॉइस आ सकता है, या आप मेंस परीक्षा देते हैं उसमें लिखने के लिए आ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके कर्मचारियों को जो वेतन मिलता था, भत्ता मिलता था, वह लेकर वापस इंग्लैंड जाते थे। तो पहला। दूसरा, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी था, तो जैसा कि अर्थशास्त्र में हम लोग शेयर बाज़ार एक टॉपिक किए हुए हैं, शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसमें जो इन्वेस्टर होते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, तो कंपनी को जो लाभ होता है उसको लाभांश या डिविडेंड कहते हैं, और उस लाभांश को शेयर होल्डरों में बांटा जाता है। तो चूँकि कंपनी इंग्लैंड का था, शेयर होल्डर भी इंग्लैंड के थे, तो उस स्थिति में जो वहाँ के शेयर होल्डर थे उनको कंपनी का लाभांश मिलता था और उस लाभांश को लेकर वह इंग्लैंड जाते थे। तो शेयर धारकों को लाभांश के रूप में। अगला है 1858 के बाद कंपनी का जितना भी देनदारी था वह तमाम देनदारी भारतीय पूंजी से ही हो रहा था। तो यहाँ पर अगला हो गया निजी व्यापार से लाभ है। निजी व्यापार का मतलब है बहुत से ऐसे इंग्लैंड के लोग थे जो यहाँ चाय बागान में पूंजी लगाए हुए थे, रेलवे में पूंजी लगाए हुए थे, तो उन व्यापारियों को जो लाभ हो रहा था उसे लेकर वह वापस इंग्लैंड जा रहे थे। अंग्रेज़ों को बराबर उपहार प्राप्त होता था। जब में स्थानीय जो भारतीय ज़मींदार थे, अधिकारी थे, वह अंग्रेज़ों को बहुत बेशकीमती उपहार देते रहते थे। तो उन उपहारों को लेकर भी अंग्रेज़ इंग्लैंड जाते थे। आप बराबर देख रहे हैं कैसे भारतीय पैसा इंग्लैंड जा रहा था। आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पर 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का 2 संस्था था, ऑर्गेनाइजेशन था जो भारत पर नियंत्रण रखता था, और उस संस्था का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जुड़े हुए तमाम लोगों को वेतन भत्ता भी जो है
दिया जाता था और वह भी अपने वेतन भत्ता को लेकर इंग्लैंड जाते थे। भारतीय सेना एक 1856 में आया है, साधारण सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में साधारण सेवा भर्ती अधिनियम। उसमें प्रावधान क्या था कि भारतीय सैनिकों को किसी भी अन्य देश में ले जाया जा सकता था। तो चूँकि भारतीय सैनिक पर खर्चा भारत का हो रहा था और लाभ उपयोग अंग्रेज़ों के द्वारा दूसरे देशों में किया जा रहा था, तो जो भारतीय सेना पर खर्च हो रहा था उस रूप में भी भारतीय पूंजी इंग्लैंड जा रहा था। रेल में जो पूंजी लगाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, उनको आसान्वित किया गया, उनको कहा गया कि आपको निश्चित रूप से लाभ दिया जाएगा, तो वह लाभ भी लेकर इंग्लैंड जाते थे। यहाँ पर आपने दूसरा टॉपिक देखा कि भारत से धन इंग्लैंड किस रूप में जाता था। परिभाषा निकास। अब विद्वानों का मत, धन निकास के बारे में जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं और जो भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, दोनों के बीच मतभेद है। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, जिनमें प्रमुख हैं जॉन अस्ट्रेची प्रमुख हैं। इनका कहना है कि भारतीय धन का निकास नहीं हुआ, भारत का शोषण आर्थिक नहीं किया गया, बल्कि जो भारतीयों का सेवा अंग्रेज़ों ने किया उसी सेवा के बदले में अंग्रेज़ों ने शुल्क लिया। बराबर यह कहा जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा, कि भारतीय आधुनिक तब हुए जब अंग्रेज़ भारत आए, उसके पहले भारतीय अंध युग में रहते थे। तो वही आधुनिक बनाने के बदले में शुल्क है, न कि भारत का शोषण है। जबकि राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, ऐसा अंग्रेज़ों का बिल्कुल सोच नहीं था। जो अंग्रेज़ों का एकमात्र सोच था अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना और भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना। तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी देखिएगा कमेंट या स्टेटमेंट वाला जो प्रश्न आता रहता है, उसमें आता है कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत का रक्त चूसना किस विद्वान ने कहा है, तो आंसर हो जाता है दादा भाई नौरोजी। इसी तरह का एक प्रश्न आप मेंस में देखिएगा, बराबर आता रहता है कमीशन के एग्ज़ाम में, कि गंगा का पानी टेम्स नदी में डाल दिया गया। तो यहाँ उसका अर्थ क्या है? गंगा का पानी का मतलब भारत और टेम्स नदी मतलब लंदन, कि भारतीय धन या पूंजी को कैसे इंग्लैंड में पहुँचा दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर स्टेटमेंट वाला भी प्रश्न है। बराबर आपको परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का भी चर्चा हम लोग करते रहते हैं। अब अगला है धन निकास का दुष्परिणाम, कि क्या उसका दुष्परिणाम होता है। तो धन निकास में चूँकि हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं कि अंग्रेज़ों का उद्देश्य केवल भारत का शोषण करना था, भारत का आर्थिक प्रगति से इनका कोई सरोकार नहीं था। लगातार लगान वसूली करने के कारण किसानों का हालत काफ़ी दयनीय हो गया था। उसके परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ गया और लगान की अधिकता के कारण जो कृषक थे वह भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में बनते जा रहे थे। क्योंकि लगान नहीं अदा करने के स्थिति में क्या होता था, किसानों को अपना भूमि जमींदारों को या अधिकारियों, अंग्रेज अधिकारियों को दे देना होता था। कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। कुटीर उद्योग दो कारण से पतन हुआ। एक हम लोग टॉपिक करेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर नकदी फसल का उत्पादन किया गया, लेकिन उसका उपयोग इंग्लैंड के कल कारखानों के लिए, न कि भारतीय कुटीर उद्योग के लिए।
तो जहां इंग्लैंड का कल कारखाना पनपा, वहीं भारतीय कुटीर उद्योग, हस्तकरघा उद्योग का पतन लगातार होता गया। तो कुटीर उद्योग का पतन हुआ। आपको बताया गया परिभाषा में ही कि जो इंग्लैंड धन जाता था उसके बदले में भारत को धन नहीं कुछ मिलता था। तो लगातार भारत में पूंजी संग्रह नहीं हुआ, भारत में पूंजी का कमी होता गया। तो पूंजी नहीं रहने के कारण आर्थिक विकास प्रभावित हुआ। अब पूंजी नहीं है तो न तो कल कारखाना लगेगा, न कृषि का विकास होगा, तो लोगों के जीवन स्तर, रहन सहन में गिरावट हो जाएगा। आप एक अंदाज लगाइए कितना ज़्यादा पूंजी भारत से बाहर जा रहा था। तो केवल आपको यहाँ पर देखिए 1757 से 1765, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं कितना तेज़ी से भारत का धन इंग्लैंड जा रहा था। 1757 से 65 के बीच भारत से 60 लाख पाउंड इंग्लैंड चला गया। तो इन बातों में मैं समझता हूँ, इसे अगर आप एक दो बार देखते हैं तो धन निकास से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न आपको क्लियर होगा। आप ज़रूर कमेंट करें, और कुछ अगर सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछते रहें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। आपको यदि अच्छा लगता हो तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।